हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं, हमने क्लास 9th का 5th चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल स्टार्ट किया हुआ है। आज हम आपको एनसीईआरटी से ही वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे। इससे पहले हम शॉर्ट नोट्स में पढ़ा रहे थे और हम कर चुके थे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल के बारे में, क्योंकि सेल वॉल होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। Plant cells, in addition to the plasma membrane, also have another rigid outer covering called cell wall। मतलब जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहेंगे सेल वॉल। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, तो हम कहेंगे सेलुलोज। अब सेलुलोज होता क्या है, तो सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। तो सेलुलोज का फंक्शन क्या हो जाएगा अब कि भी प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज से सेल वॉल बन रही है और सेलुलोज का फंक्शन क्या है, तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। जैसे कि हमने पहले जब ओस्मोसिस की बात की थी तो हमने ओस्मोसिस में पढ़ा था कि भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के मूवमेंट वाटर की थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो होता है आपका ओस्मोसिस। देखो लिखा हुआ है, व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ओस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल। मतलब जब कोई सेल को हम ओस्मोसिस के थ्रू जब वो वाटर लॉस करता है तो वो उसकी श्रिंकेज हो जाती है। मैंने आपको कल बताया था कि भाई जब वाटर जब सेल के अंदर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है तो उस केस में क्या होता है, श्रिंकेज हो जाती है। हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब हम रखते हैं सेल को तो वाटर का लॉस हो जाता है और सेल श्रिंक हो जाता है। और इसी जो प्रोसेस है श्रिंकेज ऑफ सेल है जो प्लांट सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्यों? क्योंकि मान लो ये सेल है, ये इसकी बाहर की सेल वॉल है, तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही श्रिंक होती है अंदर की साइड, सेल वॉल से थोड़ी थोड़ी सी अटैच रहेगी कहीं कहीं कोने पे। तो जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ये है आपका सेल वॉल के बारे में। आपको एक्टिविटी भी पढ़नी है। तो हमने सेल वॉल के बारे में क्या पढ़ा कि भी सेल वॉल एक आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, जो कि प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और जब हम क्या करेंगे, जब सेल वाटर का लूज करता है और श्रिंकेज हो जाता है, इस केस में इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, प्लांट सेल के केस में। अब हम अगला स्टार्ट करते हैं आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आपने पहले भी पढ़ा होगा। न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। मान लो कि ये सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में साइटोप्लाज्म, और ये हो गया न्यूक्लियस। तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं। रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर्ड, वी हैव पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। भाई ये आपकी कोई एक्टिविटी है उसके बारे में बताया गया है पीछे का, आपको ये पहले पढ़ लेना है वो एक्टिविटी को, उसके बाद ये आपको समझाएगा। हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है। तो ये आपको बताया है कि न्यूक्लियस को ऑब्जर्व कैसे किया गया है, कोई एक्टिविटी की गई थी पिछले एक्सपेरिमेंट में, तो वहाँ पर आपको न्यूक्लियस बताया गया है कि न्यूक्लियस कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सेल के अंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं न्यूक्लियस के भाई क्या क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस है जो डबल लेयर्ड कवरिंग कोल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो मान लो कि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, और डबल मेम्ब्रेन होती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब होल्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। अगर कोई भी मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर लेके जाना है तो ये जो स्मॉल पोर्स हैं इनके थ्रू जाएगा। अगर न्यूक्लियस को कुछ मटेरियल को बाहर भेजना है तो वो जाएगा आपका इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू।
द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्रोमोजोम्स क्या होते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि तभी अपीयर होते हैं जब सेल को डिवाइड करना होता है। तो हम इससे पहले थोड़ा बेसिक जानते हैं क्रोमोजोम्स क्या हैं। तो मान लो कि ये न्यूक्लियस है। अगर आप न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो अगर आप कोई ह्यूमन सेल लेते हैं तो उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ऐसे ऐसे, और टोटल मिलेंगे 46। तो आपने सुना होगा ह्यूमन बींग्स के केस में टोटल 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। लेकिन क्रोमोजोम्स जो हैं कब दिखते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है रोड शेप स्ट्रक्चर विजिबल ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, मतलब जब सेल डिवाइड करेगा तभी ये क्रोमोजोम्स दिखेंगे। तो क्रोमोजोम्स हैं क्या है, तो क्रोमोजोम्स एक्चुअल में है डीएनए। आपको सबको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो तो डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और वो जो डीएनए है, डीएनए अब अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है। डीएनए अगर कंडेंस्ड है, हाईली कंडेंस्ड है, तो वो ऐसे ऐसे रोड शेप स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हमने कह दिया क्रोमोजोम। ऐसा ऐसा कुछ क्रोमोजोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो ये हो गया क्रोमोजोम। क्यों ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा क्यों बना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गया, बहुत ज़्यादा उसकी कंडेंसेशन हो गई है। अगर वो लूज फॉर्म में है तो वो लीनियर फॉर्म में ऐसे डबल स्टैंडर्ड पड़ा रहेगा। अगर वो थोड़ा सा और कंडेंस्ड हो गया तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है। इसको हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे कि कोई एक मोतियों की माला होती है, बीच बीच में मोती होते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रोमेटिन, और जो ऐसा सा स्ट्रक्चर है रोड शेप्ड, इसको कहेंगे क्रोमोजोम। और ये अगर स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, लीनियर फॉर्म में डीएनए है, तो ये है। तो ये डीएनए जब कंडेंस हो जाता है तभी ये क्रोमेटिन और क्रोमोजोम में डिवाइड होता है। क्रोमोजोम बनता कब है, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है। अब आगे पढ़ते हैं। क्रोमोजोम कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। मतलब जो भी माँ बाप से बच्चों के अंदर जो करेक्टर जाएंगे, वो करेक्टर किस के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो करेक्टर डीएनए के ऊपर प्रेजेंट हैं। और वो डीएनए किस फॉर्म में है, क्रोमोजोम की फॉर्म में। तो क्रोमोजोम क्या करेंगे, कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। क्रोमोजोम्स के पास वो इंफॉर्मेशन है जो कि माँ बाप के करेक्टर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है जो उसके बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती है। अब आगे पढ़ते हैं। क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये यूकैरियोट्स की बात हो रही है। क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए सिर्फ अकेला नहीं होता है। डीएनए जब कंडेंस हो जाता है तो वो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, हम उसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से ही वो कंडेंस होता है। आगे पढ़ते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। उसके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेल जो भी फंक्शन करेगा, वो कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेगा, अलग अलग कौन सा क्या फंक्शन करेगा, सब न्यूक्लियस डिसाइड करता है। अब एक डेफिनेशन आई है बीच में जीन्स की, 1 नंबर में आ सकते हैं। व्हाट आर जीन्स, तो सीधा लिखना है एनसीईआरटी लाइन, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। आगे पढ़ते हैं। इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। मैंने आपको शुरू में बताया था क्रोमेटिन क्या होता है। तो जब क्रोमोजोम से पहले की जो स्टेज होती है वो क्रोमेटिन होगी, लेस कंडेंस्ड फॉर्म है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज अनटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वो कुछ ऐसा ऐसा प्रेजेंट होता है कि कुछ धागे आपस में उलझे हुए हैं। अगर उसको और ज़्यादा करीब से देखते हैं तो वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखता है कि मोतियों की माला है, बीच में मोती लगे हुए हैं। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल गट कंडेंस्ड इनटू क्रोमोजोम। मैंने आपको बताया है कि भाई क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बनेगा जब सेल डिवाइड करने वाला होगा। द न्यूक्लियस प्लेज ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब सेल डिवाइड करेगा, सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब जब सेल से नया सेल बनेगा, मतलब जब डिवाइड करेगा, तो उस दौरान न्यूक्लियस का भी एक रोल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है। It also plays a crucial role along with environment in determining the way cell will develop and what it won't be exhibit at the maturity by directing the chemical activities in the cell। ये सभी कुछ कंट्रोल कर रहा है अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कि भाई कैसे ये एक्ट करेगा, सेल कैसा बिहेव करेगा। तो इसीलिए हम न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। अब हम ये बात करेगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में कि बैक्टीरिया के केस में जो न्यूक्लियस होता है
वो पुअरली डिफाइंड होता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेकिन जो आपका बैक्टीरिया उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। जो आपका मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो ऐसे ही मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। एक वर्ड आएगा यहाँ पे न्यूक्लियोइड। तो इसी को समझाने के लिए हो रहा है कि इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। उसके अंदर याद रखना है प्रोटीन्स नहीं है। आपको क्रोमोजोम के बारे में जब बताया था उसके अंदर डीएनए है और प्रोटीन्स है। डीएनए क्या है? तो एक न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन न्यूक्लियोइड के अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है। सच ऑर्गेनिजम्स लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक। आपको पहले भी बताया गया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस, तो इसके याद रखना है। अगला स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है? ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। अदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेलीज आर परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। The chlorophyll in the photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membrane vesicle। अब ये बात कर रहा है कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहेगा? तो कुछ एक वेसिकल्स होते हैं, उसके अंदर वो मेम्ब्रेनस वेसिकल, मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो ऐसे ही फोल्ड करके अंदर चलेगी और इसके ऊपर क्लोरोफिल आ जाएगा। बट इस केस में प्लास्टिड्स के अंदर नहीं होते हैं, जैसे कि यूकैरियोट्स के अंदर आपको बताया प्लास्टिड्स, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है टाइप ऑफ प्लास्टिड, तो उसके अंदर वो प्रेजेंट रहेंगे। तो ये है आपका आज न्यूक्लियस के बारे में। कल हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, और ये आपको यहाँ तक वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, साथ में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाने हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।